नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12 हिंदी आरोह काव्य खंड के दूसरे पाठ यानी पतंग जो काव्य खंड है, जो कविता है, उसके बारे में हम संपूर्ण इसका भावार्थ जानेंगे, इसका सारांश जानेंगे कि आखिर पतंग जो कविता है उसका भावार्थ क्या है। ये पतंग जो है आलोक धनवा द्वारा लिखी गई है, रची गई है। इसको आपके काव्य खंड में लिया गया है। इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे कि इसका सही भावार्थ क्या है। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इससे पहले वाला सेशन नहीं देखा तो उसको भी आप देख लीजिए। इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि पाठ में आखिर क्या कहा गया, पाठ में किसकी पर चर्चा हो रही है। जब हम समरी उसकी जान लेते हैं, शॉर्ट उसके बारे में जान लेते हैं, निष्कर्ष उसका, तब हमें पाठ समझ में आता है और पाठ पढ़ने की प्रति रोचकता भी होती है। इस पाठ में जो है कविता में जो धन्ना जी है, इन्होंने कविता में उमंगों को लिखा, पतंगों के लिए विशेष इस कविता का शुरुआत की गई कि पतंग उड़ाने से मन में आच्छादित होने लगती है कल्पनाएं। देखिए, जैसे पहली पंक्ति में क्या गया, सबसे तेज बौछार गई भादों गया सवेरा हुआ। तो ये भादों का वर्णन है। तो उस भादों के वर्णन में कविता में कहा गया कि पतंग उड़ाने से मन प्रफुल्लित होता है, बच्चों का मन प्रफुल्लित होता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाता है जहां शरद ऋतु का आगमन होता है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया, दिशाओं को मृदंग बजते हैं, जहां छातों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है और दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उसके पास आ जाता है। वे बार बार नई पतंगों को सबसे ऊंचे उड़ाने का हौसला फिर भादों यानी अंधेरे के बाद शरद ऋतु का उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अक्सर जो है श्रावण और भाद्रपद में जो है बरसात का मौसम अधिक होता है। उससे जो मौसम जो है वातावरण जो है अंधेरा रहता है, क्योंकि चारों तरफ कोहरा कोहरा धुआं धुआं रहता है और बादल छाए रहते हैं, जिस कारण वो बादलों के बीच में जो है वो पतंग सही प्रकार से नहीं दिख रही। तो अब वो समाप्त होने वाला है। अब भादों के बाद जो है शरद ऋतु आने वाली है। अब जो आसमान एकदम साफ सुथरा दिखने लगा है। तो यही पतंग में भावों को उद्धृत किया है आलोक धनवा जी ने। कविता पढ़ते हैं। सबसे तेज बौछारें गई भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाते वाले बच्चे के झुंड को, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तिल्लियों की इतनी नाजुक दुनिया। आलोक धन्ना जी क्या करे, सबसे तेज बौछारें गई भादों गया सवेरो, यानी सबसे तेज बौछारें। अब भादों के महीने में अंतिम समय में क्या होता है कि बरसात भी समाप्त होने की आती है और भादों गए सवेरा हुआ, यानी अब जो है शरद ऋतु आने वाले है। शरद ऋतु में आसमान जो है स्वच्छंद होता है, बादल नहीं दिखाई देते हैं, उजाला अधिक होता है, यानी सवेरा होने को आया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा एकदम स्वच्छंद, धूप भी मदमस्त लग रही है। लोग धूप का इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगी धूप, कब हमारे उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी साफ सुथरा दिख रहा है। कई प्रकार से धूप जो है वो अवरुद्ध नहीं हो रही है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, शरद ऋतु ऐसे आई है मानो उसने कई पुलों को पार कर दिया है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, मानो वो साइकिल पर आ रहा है। कौन? शरद ऋतु साइकिल पर आ रही है और अपनी साइकिल को तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, वो जो पतंग उड़ाने वाले बच्चे हैं उनके झुंड को जो है वो इशारों से
बुलाते हुए कि आ जाओ, अब जो है पतंग उड़ाने का मौसम आ गया है। चमकीले इशारों से बुलाते हैं और आकाश को इतना मुलायम उन बच्चों के लिए आज पर्यावरण ने भी, आसमान ने भी अपने आप को मुलायम कर दिया है कि पतंग ऊपर उठ सके, स्वच्छंद बना दिया है आसमान को, बिना अवरुद्ध के, बिना किसी बादलों के, मेघ के, क्योंकि बच्चों की आशाएं जो है वो बुलंद हो सके, आसमान में पतंग उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। यानी आसमान ने अपने आप को इस तरीके से बढ़ा दिया है कि वो उड़ सके आसमान में, कोई भी कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमान उड़ सके, बांस की कमान तक उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों की किलकारियां। और जब बच्चों की पतंगे जो है ऊंचे आसमान में उड़ती है, तब बच्चों की सीटियां बजने लगती है, कुछ उनके उत्साहवर्धन के लिए आते हैं, किलकारियां गूंजने लगती है। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, ऐसा लगता है कि मानो आसमान में बहुत सारी तितलियां उड़ रही है और रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे उड़ते हैं वे शुद्ध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वे। कवि क्या कह रहा कि जन्म से ही अपने साथ ले आए कपास। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि कोमलता और चंचलता का को प्रकट करते हुए बच्चे जन्म से ही कपास रुई के समान कोमल प्रवृत्त हो रहे हैं, जिनके हाथ इतने नाजुक है, उनको पकड़ने से आभास होता है कि माना हम कच्ची कली को पकड़ रहे हैं। जिस प्रकार से बसंत ऋतु में जब नई नई कोंपलें लगती है, उन वनस्पतियों, उन वृक्षों, उन टहनियों को पकड़ने से आभास होता है कि नाजुक भरी है, लचक उसके अंदर है, वैसे इन बच्चों के ऐसा लग रहा है कि कपास से भरे हुए हैं, इनके अंदर अस्थि नुमा कुछ भी नहीं है। और रुई जिससे धागा बनता है, उन्हें जन्म से लेती ही घटी बजती है, इसलिए कि कपास के साथ बच्चों का जन्म से संबंध स्थापित करता है, उनकी उछल कूद तथा उनके पैरों की चंचल गति को के कारण वह सारी पृथ्वी पर पैदल घूमना चाहती है। छतों को भी नर्म बना देती है, इतनी छत जो है कंक्रीट गारों से बनी हुई है, लेकिन बच्चों के उस प्यारे से एहसास से, उस नाजुक के कदमों के चलने से वो नरम बन जाती है, ताकि इन बच्चों के पांव जो है वो दुखे ना। मतलब प्रकृति जो है उन बच्चों के मन को उत्साह करने के लिए उनकी नाजुक पांव, नाजुक पैरों की आहट को सुनने के लिए बेताब हो रखे हैं। बच्चे अपनी पतंग उड़ाने की मस्ती में बिना कुछ होश किए दौड़ते रहे, जो पृथ्वी पर छतों पर अपनी जगह मस्ती घूमते हुए सभी दिशाओं में अपनी कोमलता व मस्ती का मृदंग ढोल के समान बजाने का वाद्य यंत्र बजाते हुए उत्साहपूर्ण कदम भरते हैं, उधर जाते इधर जाते फिरते हैं। जब वे पेंग भरते हुए यानी इधर जा रहे उधर जा रहे आवाज सा हो रहा है, वो अपनी कोमल चंचल रफ्तार से इस प्रकार भ्रमण कर रहे हैं, जिस प्रकार तेज हवाएं जिस प्रकार से कोई डाली मस्ती से इधर उधर झूमने लगती है, अर्थात बच्चों के पतंग उड़ाने से मौसम परिवर्तन हो गया, खुशनुमा हो गया, चारों तरफ मदमस्तियां छाई हुई है, प्रकृति भी बच्चों के रंग में ढोल रही है। वास्तविकता यही है कि जहां बच्चे हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, बच्चों से ही संसार बनता है, प्रकृति भी उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप ढल जाती है। अर्थात बचपन अपने अंदर का कभी समाप्त नहीं होना देना चाहिए, उस बचपन को जीवित रखना चाहिए, तभी मनुष्य की सार्थकता स्पष्ट हो पाती है। दूसरा दूसरा पैराग्राफ है, इस दूसरी पंक्तियां है, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों उन्हें थाम लेती है, महज एक धागे के सहारे पंख पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं,
अपने रंग के सहारे अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के समान पृथ्वी भी तेज घूमती है आती है उनके बेचैन पैरों। क्या कह रहे हैं? पतंग उड़ाते समय बच्चों के चंचल क्रियाएं उनके शरीर की चंचल संतुलित गतिविधियां उनमें साहस का संचार करती है। कवि कहता है कि बच्चों के लिए बिना किनारों वाली छतों से गिरने का भय हमेशा बना रहता है, परंतु ये बच्चे बिना किसी डर के उछल कूद रहे हैं ऋतु में पतंग उड़ाने का स्वर्ण आनंद प्राप्त कर रहे हैं। जब वे पतंग उड़ाते हुए छत के किनारे तक पहुंच जाते हैं तो अचानक से केवल पतंग की डोर के सहारे वे अपने आप को संभाल लेते हैं। यानी बच्चों के अंदर इतना उत्साह है कि वो बिना बंधन वाले छत पे भी चले जाते हैं। उसका किनारा उसके पास नहीं होता है, लेकिन वो ऊपर देखते हुए किनारे तक चले जाते हैं, लेकिन आभास हो जाता है कि मैं किनारे आ गया हूं और संभल जाते हैं। यानी गिरने का भय भी उनके अंदर नहीं रहता है। पतंग का और धागे बढ़ना व पीछे हटना पतंग की धड़कन के समान उस पतंग उड़ाने वाले बच्चे को अपनी ओर खींचती रहती है। इस प्रकार पतंग उड़ाने वाले बच्चे भी पतंग को उड़ाते समय अपने आप को उससे जुड़ा हुआ मानते हैं तथा प्रतिस्पर्धा में आगे निकलना चाहता है। पतंग बच्चों की उमंगों व आशाओं का रंग बिरंगा सपना सा लगता है। प्रस्तुत अब दूसरी पंक्तियां मत है। प्रस्तुत पंक्तियों में क्या कहा है? अत्यधिक चंचलता के कारण नकारात्मक दृष्टि से सकारात्मक प्रस्तुति प्रस्तुत की है। कवि कहता है कि ये मस्ती से पूर्ण चंचलता दिए यदि बिना किनारे वाली खतरनाक छतों से गिर भी जाते हैं तो गिरकर वे चोट आदि लगने के बाद अगर वो बच जाते हैं तो ये बच्चे और अधिक उत्साह निर्भयता से शरद ऋतु में सूर्य की सुनहरी किरणों के निकलने का इंतजार करते हैं। कहने का मतलब बच्चे अगर गलती से नीचे गिर भी जाते हैं छत से तो उनके अंदर उत्साह इतना भरा हुआ, उमंग इतनी भरी हुई है, जिस प्रकार से हमें किसी चीज के प्रति जब विश्वास उत्पन्न हो पाता है उसके लिए हम अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं तो उससे हमें डर का आभास नहीं होता है। वो बच्चे कल सुबह फिर उठ करके सूरज का इंतजार करते हैं और पतंग खींचने लगते हैं। अर्थात इनका मन स्वच्छंद कोमल होता है जो सभी चोटों और घावों को शीघ्रता से भुलाकर पुनः उमंग आशाओं की खोज में लग जाता है। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से ये बच्चे उन घावों को भूल जाते, उन चोट को, उन दर्द को, दुख को भूल जाते हैं, सुबह फिर पतंग उड़ाने के लिए तैयार होते हैं। हमें भी इसी प्रकार से अपने जीवन पर आधारित ये व्यंग्य है और जीवन में अनेकों कष्टों, अनेकों दुखों, अनेकों अवरोधों को भूल करके फिर से नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। जिस तरीके से एक बालक करता है, बच्चा करता है, कई दिनों में कई प्रकार की आशाएं धूमिल होती जाती है, इच्छाएं मरती है, लेकिन वो बच्चा हमेशा निराश नहीं रहता। दूसरे दिन फिर उठता है और फिर से वह नई उमंग के साथ उस दिन को जीने लगता है। अर्थात हमें भी उसी तरीके से एक ही दर्द को हमेशा आजीवन अपने पल्लों में नहीं बांध कर रखना चाहिए, बल्कि उस पल्लों से उसको हटा करके अपने साथ उसको जोड़ना चाहिए। बच्चे और नई गतिविधियों व नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला रखते हैं। वो अपनी चंचलता के द्वारा आशाओं व उमंगों को पूर्ण करना चाहते हैं, क्योंकि हर अंधेरे के बाद प्रकाश और रात के बाद सुबह का आगमन निश्चित होता है। तो ये संपूर्ण पाठ का हमने यहाँ पर भावार्थ किया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना आप इस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहे तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। नंबर आप कमेंट में दे सकते हैं, हम आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करा देंगे। आज के लिए इतना ही। कल शाम को हम इसका जो है प्रश्नोत्तर अवश्य लेकर आएंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।